हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल IBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हमने चैप्टर 11 का कार्य और शक्ति हमने स्टार्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, और उसके पहले लेक्चर में हमने कार्य क्या होता है, कार्य किस तरीके से किस किस केस में होता है, किस किस कंडीशन में नहीं होता, उन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम आज के सेकंड लेक्चर में कार्य में और भी थोड़ा बहुत बाकी रह गया, उसको हम पढ़ते हैं और भी जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, कल तक हमने क्या पढ़ा था कि कार्य होता क्या है, और अलग यदि कार्य जो है वो विस्थापन की दिशा में ना होकर किसी अलग दिशा में हो तो हम घटक के रूप में कार्य कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में जो है हमने पढ़ लिया था। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल जो है हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, हम जो है वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या थी कि यदि कार्य जो किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य जो है वो धनात्मक भी होता है और अधिकतम भी होता है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन दोनों आपस में लंबवत होना तो किया गया कार्य 0 होता है। और तीसरी कंडीशन, तीसरा केस यह था कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन तीनों एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है और न्यूनतम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। तीनों केस जो है हमने एक बार यहाँ पे रिवाइज कर ली है। अब आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है कि गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। क्या है? गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य। इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप किसी बॉल को जैसे कि ऊपर फेंकते हो तो ऐसा तो नहीं कि इतना ऐसे किया और बहुत ऊपर बॉल चलेगी, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। आपको जो है कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ से कार्य करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बल लगाएंगे तभी तो कार्य होगा ना। बल भी लगा रहे हैं, विस्थापन भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग कार्य की जो है वो फॉर्मूला होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम गुरुत्व, आपको पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उसी के कारण हम पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कुछ काम करते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये आपके एक मार्क है, इसको मैं ऊपर उछालूंगा, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसके विरुद्ध जो है इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब बल लगाऊंगा तो काम हो जाएगा। तो वो काम कितना होगा वो जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो है आज की हमारी हेडिंग है गुरुत्वीय बल के विरुद्ध गुरुत्वीय। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसका मान हम कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करें गुरुत्वीय बल की, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हम कार्य कैसे करेंगे। जैसे कि ये मार्कर है, अब इस मार्कर को हम जो है बल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इस मार्कर को बल देंगे ना तो ये मार्कर जाएगा ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ ऊंचाई पर जाएगा। ठीक है, तो हम देखिए दोस्तों बात करें कि यदि, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों, कोई जिस वस्तु का मैं ऊपर उछाल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। क्या है? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है तब। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण g है तब। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि F जो होता है ना, F मतलब बल का फॉर्मूला यदि आपने 9 में पढ़ा है तो क्या होता है, F इज इक्वल टू ma। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान किसी वस्तु का, और a क्या होता है, त्वरण। ठीक है, इसी तरीके से जब हम गुरुत्व त्वरण के विरुद्ध कोई काम करते हैं ना, ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो वहाँ पे जो त्वरण होता है ना वो गुरुत्वीय त्वरण होता है। मतलब वहाँ पे जो a होता है ना गुरुत्वाकर्षण में, वो क्या हो जाता है, g हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा g। ठीक है, तो ये हो गया इस वस्तु का भार। तब हम जो है तब क्या लिखेंगे, तब वस्तु का भार क्या लिखेंगे, वस्तु का भार F लिख लेते हैं। वस्तु का भार F इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। यह जो है आपने लिख लिया। अब जो है आपको क्या कर लिया, अब जो है आप लिखोगे, अब यदि वस्तु आप लिखोगे, यदि वस्तु को
एच के कौन सी एच ऊंचाई तक उछाला जाए, उछाला जाए तब। ठीक है दोस्तों, हम क्या कह रहे हैं, अब इससे जो ये एफ जो बाहर की वस्तु है ना उसको हम एच ऊंचाई तक उछाल रहे। ठीक है, अब यहाँ पे एफ तो आ गया। अब जो हम जिस विस्थापन की बात कर रहे हैं ना, जैसे कि ये वस्तु है, इसका बाहर कितना है एम जी। ठीक है दोस्तों, अब इसको यहाँ से यहाँ तक हमने उछाल लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो क्या है, एक तरीके से विस्थापन ही तो है ना, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो यह एक तरीके से विस्थापन हो गया, जो कि क्या है एच। ठीक है दोस्तों, तो यदि वस्तु को एच ऊंचाई तक उछाला जाए तब पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, क्या लिखोगे हम, किया गया कार्य। अब किया गया कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, F इंटू एस। ठीक है दोस्तों, तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। में यहाँ पे शॉर्ट में विस्थापन लिख लेता हूँ, विस्थापन ये हमने लिख लिया। अब बल जो हमारे पास कितना है, F इंटू कितना होता है S, ये जो है एक बार आप लिख लीजिए। अब जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है अब आप क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू F अपन के पास क्या है mg और S क्या है h। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो कितना होता है mg और h, कितना होता है mg h। यह बात जो है आपको पता चल गई होगी। इस तरीके से इस पूरी जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी बात है, पहले तो हम बाहर निकालेंगे, जिस हम F की बात करते हैं बल की, वो हम बल निकाल लेंगे। इसके बाद जो है हम निकाल लेंगे सिंपल से H उछाला है तो हमने निकाल लिया W इज इक्वल टू mg h। तो इस तरीके से जो है हम इस पृथ्वी वाला कंसेप्ट, जो गुरुत्वाकर्षण वाला कंसेप्ट है, इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, बाद में स्थितिज ऊर्जा इसमें आ जाती है, लेकिन जो है हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसको जो है हमें वापस यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है इतना करने के बाद आपका एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या कारण है कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तु को समतल जमीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी कि क्या कारण है, क्या आपको पता है कि क्या कारण है कि किसी समतल जमीन पर वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में किया गया कार्य जो है किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो जीरो होता है। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो है प्रश्न दिख गया होगा। अब मैं जो है आपको इसका हल बताता हूँ। जैसा कि ये वस्तु, आपको सवाल क्या पूछा कि ये जो वस्तु है, अब ये वस्तु जो है इसको आपने बल दिया है पीछे से F। ठीक है दोस्तों, और इस बल द्वारा जो है वस्तु यहाँ से यहाँ आ गई है। अब ये सब जो घटना हुई है वो कहाँ पे हुई है, समतल जमीन पर हुई है। ठीक है दोस्तों, इससे जो है इसमें विस्थापन भी आ गया है, ऐसे ये जो है आपने लिख लिया। अब आपको सवाल ये पूछा है कि जब ये वस्तु यहाँ से यहाँ आती है ना, तो इसका क्या कारण है कि वस्तु को यहाँ से यहाँ आने में जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसके द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ऐसे, ऊपर से नीचे की, ऐसे ही तो काम करता है ना। ठीक है दोस्तों, ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो यह जो है आपका F हो गया, ऐसा समझ लीजिए कि यह जो है आपका F हो गया, यही तो बल लगे है ना इसके ऊपर। और जो है इसका विस्थापन कैसे हो रहा है, विस्थापन इस वस्तु का हुआ है ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब इस बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बना है वो कोण कितना बना है, कोण बना है यहाँ पे 90 डिग्री का। थीटा जो है कितने का बना है, 90 डिग्री का। और यदि थीटा 90 डिग्री का बनता है तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू F S कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा का मान यदि आपने 90 ले लिया, थीटा का मान 90 ले लिया, 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितना होता है, जीरो होता है। तो F S इंटू जीरो कर लिया तो इस पूरे का मान जो है वो जीरो आ जाएगा। मतलब कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जो है यहाँ पर इस केस में जीरो होगा। मतलब समतल जमीन पर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है ना, तो उस केस में जो इसके ऊपर जो दूसरा व्यक्ति बल लगाए उस व्यक्ति द्वारा काम किया जाता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कोई काम इस वस्तु पर किया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका पूरा आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, वो आपको दिख रहा होगा कि जब
मतलब होता क्या है कि आपको पूरा कंसेप्ट दे दिया गया होगा कि जब आपका कोण होता है, जो आपका बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन में किया गया कार्य 0 होता है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लंबवत लगता है और विस्थापन जो है और गुरुत्वाकर्षण बल और जो समतल जमीन पर वस्तु का विस्थापन होता है उसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसलिए इस केस में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उस वस्तु पर कोई काम किया नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे जो है एक बार लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपन का अगला टॉपिक है कि जो आपके कार्य है ना, इस कार्य की इकाई क्या है। इस कार्य की इकाई में एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है, प्रश्न जो है छिपा हुआ है, उस प्रश्न को हम करेंगे और इसके बाद और भी आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं कार्य के मात्रक, यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है दोस्तों, तो कार्य के जो है अलग अलग मात्रक क्या है इसके बारे में जो है हम अब डिस्कस करते हैं। पहला मात्रक जो है, सबसे पहला मात्रक जो है, आपने सबसे पहला लेक्चर जो है उसमें आपने पढ़ लिया होगा, उसमें आपको बताया गया था न्यूटन इंटू मीटर जो है वो कार्य का मात्रक होता है, जिसे हम जूल भी कहते हैं। तो वो जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, कार्य के मात्रक निकालते कैसे है मैं ये बताता हूँ। देखिए कार्य का जो है फॉर्मूला क्या है वर्क का, W = F × S। ठीक है दोस्तों, यही तो होता है ना। अब जो है पहला जो है मात्रक क्या है, पहले तो मैं ये बताता हूँ। पहला मात्रक ये है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यदि बल जो है वो न्यूटन में तथा विस्थापन मीटर में हो तो, ठीक है दोस्तों, हो तो कार्य का मात्रक जो है, मात्रक देखिए दोस्तों क्या होता है कार्य का मात्रक। आपको पता है कि F = क्या होता है, W = जो है वो क्या होता है F × S, ये जो है आपको पता है। अब आपको पता है कि आपने बल का मात्रक क्या ले रखा, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक जो है आपने क्या ले लिया, मीटर। तो जो है आपका जो वर्क है, जो कार्य है, उसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन × मीटर। तो कार्य का मात्रक न्यूटन × मीटर, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, जूल, या फिर इसे जूल होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है पहला इसका मात्रक है या इकाई बोल सकते हैं कि यदि आप बल न्यूटन में लेते हो और विस्थापन जो है मीटर में लेते हो, तो जो कार्य का मात्रक है वो न्यूटन मीटर या जूल होता है। वो कैसे होता है ये मैंने आपको बता लिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, दूसरी बात हम देखते हैं। दूसरा केस क्या है, देखिए दोस्तों, आपको जो है पता होगा कि यदि हम, पहले तो मैं आपको लिखा लेता हूँ कि यदि हम बल, या फिर यदि बल किस में हो, आपका डाइन में, किस में, डाइन में, तथा आपका विस्थापन जो है वो किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तब कार्य का मात्रक, देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको पता है कि W = क्या होता है, F × S। ठीक है दोस्तों, अब आपने बल का मात्रक क्या ले लिया है, डाइन, और विस्थापन का मात्रक जो है आपने क्या ले लिया, सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो डाइन × सेमी, यहाँ पे मैं सेमी लिख लेता हूँ, सेमी। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर, तो डाइन × सेंटीमीटर हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, अर्ग, क्या कहते हैं, अर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य का मात्रक डाइन × सेमी या अर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, यह तो जो है आपकी किताब में लिखा हुआ है कि यदि एक बल जो है न्यूटन में तो विस्थापन मीटर में होता है, न्यूटन मीटर या जूल होता है कार्य के मात्रक को, और यदि बल डाइन में तथा विस्थापन सेंटीमीटर में हो तो डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग होता है इस काम का मात्रक। लेकिन आपको यदि सवाल ऐसे पूछ ले कि कार्य का मात्रक SI यूनिट में क्या होता है, इस तरीके से पूछ लिया, यदि इस तरीके से पूछ लिया कि कार्य का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है, कार्य का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, तो आप आंसर क्या दोगे। तो ये जो है हमें यहाँ पे समझना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है ये देखिए दोस्तों, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये किताब में नहीं होती है, यह जो है आपको यहाँ पे क्लास में जब आते हो, क्लास में वीडियो देखते हो, वहीं पर पता लगती है। देखिए होता क्या है, कार्य के जो हम इकाइयों की बात करते हैं ना,
इकाई की। तो विज्ञान जगत में, भौतिक जगत में 2 इकाई होती है। कौन सी? देखिए इकाई पद्धति हम बोल सकते हैं, इकाई पद्धति। कौन कौन सी पद्धति होती है? एक तो एम के और एस पद्धति, दूसरी होती है सी जी और एस। 2 ही पद्धति होती है, एम के एस पद्धति और सी जी एस पद्धति। सबसे पहली बात तो देखिए दोस्तों, एम के एस और सी जी एस पद्धति होती क्या है? एम के एस पद्धति का मतलब क्या है कि देखिए आपकी जो दूरी वगैरह होगी ना, दूरी होगी, विस्थापन हो गया, जितने भी नापने वाली चीज़ होगी ना, वो किस में होगी? मीटर में। हमेशा एम का मतलब मीटर, ठीक है दोस्तों। और जिसकी जितनी भी तोलने वाली इकाई होगी ना, वो किस में होगी? केजी में, किलोग्राम। के का मतलब किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है आपका किस में होगा? किलोग्राम में। और आपका जो समय होगा वो किस में होगा? समय सेकंड में, ठीक है। एम के एस पद्धति का मतलब ये है, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। सीजीएस में देखिए दोस्तों, सी का मतलब जितनी भी दूरियां जो है वो सेंटीमीटर में लेंगे हम, और जो द्रव्यमान जो है हम इसको ग्राम में लेंगे, द्रव्यमान। और जो आपका समय होगा ना, इसको हम किस में लेंगे? सेकंड में। मतलब समय तो दोनों जगह सेकंड में ही होता है। और जो आपका एम के एस पद्धति, इसे हम एस आई पद्धति बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एस आई पद्धति बोलो या एम के एस पद्धति बोलो, दोनों एक ही है। यदि आपको ये पूछ ले कि एस आई पद्धति में या एम के एस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, तो वो क्या होता है? जूल। और यदि सी जी एस पद्धति में बोल लिया तो वो क्या होता है? अर्क। अब कैसे होता है देखिए दोस्तों, एम के एस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? एम के इस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब कैसे होता है देखिए दोस्तों, एफ क्या होता है? एम इंटू ए, ये होता है ना। अब एम मतलब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है दोस्तों। ए जो है आपका क्या है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये सभी के एम के इस पद्धति में, इसका मतलब जो बल का मात्रक आएगा वो भी तो एम के इस पद्धति में होगा, और एम के इस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है दोस्तों। न्यूटन बोल लो या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोल लो, दोनों की बात एक ही है। इसलिए जो है अब एफ का जो इकाई है वो भी एम के इस पद्धति में, विस्थापन भी एम के इस पद्धति में। इसका मतलब जो आपका कार्य का मात्रक होगा वो भी एम के इस पद्धति में होगा, और क्या होगा? जूल। एम के इस पद्धति बोलो या ऐसे बोलो, दोनों की बात एक ही है, ठीक। इसी तरीके से बल का जो है वो सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है, ठीक है दोस्तों। और विस्थापन का जो मात्रक है वो क्या है? सेंटीमीटर। तो दोनों जो है आपके सीजीएस पद्धति में, इसका मतलब यहाँ से जो वह काम का मान आएगा ना, काम का जो मात्रक आएगा वो भी किस में आएगा? सीजीएस पद्धति में। इसका मतलब सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर या फिर एविगर होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात जो है आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये छोटी सी बात है, इसको जो है आप समझना। और साथ ही साथ आपको ये पता होगा, देखिए दोस्तों, कन्वर्जन भी पता होना चाहिए कि एक मीटर जो है, एक मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और एक न्यूटन जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन के बराबर। किसके बराबर? 10 की घात 5 डाइन। तो इस तरीके से जो भी जो है आप लिख सकते हो। ये जो है छोटी सी बात है, आप जो ऐसे समझ सकते हो कि एक न्यूटन 10 की घात 5 डाइन होता है। इसे आप देख लीजिए, बहुत कम आएगा यदि आप 11 में जाके साइंस लेते हो तो। और एक मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से ये कार्य का मात्रक कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि विज्ञान में आपको 10th में तो पूछते ही पूछते, इसमें से एक तो जो है पूछा जाता है, जो कि क्या है कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको, जो विद्युत ऊर्जा है, जो आपकी विद्युत तार वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ाया था, उसमें जो बहुत सारे ऐसे जो है सवाल आते हैं कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पीयर विद्युत तार को परिभाषित कीजिए। लेकिन इस साल अब वो तो चैप्टर हट गया है, तो इसकी 101% गारंटी है कि ये सवाल जो है आपको पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। क्या पूछेंगे? 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो वो क्या है, इसे हम समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको ये सवाल दिख रहा है, क्या है सवाल? 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। इसको जो है आप मोस्ट कर सकते हो, वेरी मोस्ट भी जो है आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। देखिए 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। सिंपल सी बात है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उसमें उत्पन्न विस्थापन का मान यदि 1 मीटर हो तो किया गया कार्य का मान जो है, या किया गया कार्य 1 जूल होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो वर्क का मान है W, उसका मान क्या होता है? F इंटू एस, यही होता है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, तो हमने लगा लिया 1 न्यूटन बल, और 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि उसमें उत्पन्न विस्थापन का मान कितना हो? 1 मीटर हो, तो किया गया कार्य कितना होगा? सिंपल सी बात है, 1 इंटू कितना होता है? 1 न्यूटन इंटू
मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर जो है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर जो है वो आपका होता है जूल। तो 1 जूल हो गया, मतलब किया गया कार्य का मान जो है वो 1 जूल आ गया है। तो सिंपल सी बात है कि यदि किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन बल लगाते हैं और 1 न्यूटन बल लगाने पर उसमें उत्पन्न विस्थापन का मान 1 मीटर हो तो किया गया कार्य का मान जो है वो 1 जूल होता है। सिंपल सी बात है, आप आराम से इसमें कह सकते हो, कोई इसमें जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके का जो है और भी अलग तरीके से यदि आपको सवाल बना के या प्रश्न बना के पूछ रहे तो आराम से आप कर सकते हो। मैंने जो है अच्छे से ट्रिक वहाँ पे बता रखी थी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो है आप ये लिख लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है अब ये जो है आपका कार्य का पूरा कंसेप्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है दोस्तों। इस कंडीशन में आपका कार्य का लगभग पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जो है कार्य के सवाल बनते हैं। कार्य के सवाल जो है वो बिल्कुल सिंपल ही बनते हैं, इसमें जो है कुछ खास बनते नहीं है। तो जो जो प्रश्न बनेंगे वो जो है मैं आपको इस चैप्टर के एंड में, मतलब इसके बाद मैं आपको एक लेक्चर में आपका पूरा शक्ति वाला जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है हम एक लेक्चर में पूरे सवाल कर लेंगे। इससे जो है आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ आपको पता होगा कि इस चैप्टर के, इस पूरे 11 चैप्टर के जो 11 चैप्टर है इसके नोट्स जो है हमने पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। आप जो है इस जो आपका वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस नोट्स को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आप जो है बिल्कुल फ्री में इसे देख सकते हो, फ्री में अपने इससे पढ़कर अपने 10th क्लास की तैयारी आराम से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको यह आज का भी पूरा वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए इसे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अपने जो क्लास के जो ग्रुप्स होते हैं ना आपके, अब आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए तो उस ग्रुप में इन हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो है हमें भी क्या है, हमसे भी लोग आके जुड़े, हमसे भी नए नए स्टूडेंट्स आके जुड़ेंगे, उनकी भी हमें राय मिलेगी कि वो क्या चाहते क्या नहीं चाहते। तो उस हिसाब से जो है हम भी अपने जो है अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि जो है आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिलते रहे और जो है आपको अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कंटिन्यूस होती रहे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए RBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।